वेलकम टू जीरो आई एस में आपका स्वागत दोस्तों। हम लोग पॉलिटी लक्ष्मीकांत का जो इम्पोर्टेंट बुक है दोस्तों, उसमें जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो आपको यूपीएससी प्रीलिम्स और ईपीएफओ में ज़रूरत है उसको पढ़ रहे थे। ठीक है, तो पार्ट 1 में हम लोग को दोस्त 4 घंटे का लेक्चर था। तो 4 घंटे का लेक्चर हम लोग क्या क्या किए थे दोस्तों, वो भी मैं आपको बताऊँगा शॉर्ट में। और आज हम लोग पार्ट 2 करेंगे दोस्तों। ठीक है, ये मोस्ट प्रोबेबली इस पार्ट में जो आज 3-4 घंटे का होगा आज, उसमें मैं कंप्लीट कर दूंगा पॉलिटी। ठीक है, अगर कुछ बचता है तो उसको 1-2 घंटे का एक वीडियो और आएगा, फिर 3 पार्ट में आपका खत्म हो जाएगा। कोशिश करेंगे 2 ही पार्ट में खत्म कर दे, एक पार्ट ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, तो दोस्तों ये जीरो आई एस का चैनल है, इस लेक्चर को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। मेरा नाम राहुल बरनवाल है दोस्तों, मैं ईपीएफओ में सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ। साथ ही साथ मैंने यूपीएससी का मेंस 2020 में और यूपीपीसीएस का मेंस 2021 में दिया है दोस्तों। ये मेरा यूपीएससी ईपीएफओ जब इंटरव्यू हुआ था तो उसका ये फ़ोटो है। ठीक है, चलिए तो क्या क्या हम लोग पढ़ चुके थे दोस्तों फर्स्ट पार्ट में। तो हम लोगों ने दोस्तों पढ़ा था, हम लोग पढ़े थे दोस्तों पहले कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब संवैधानिक संस्था क्या था दोस्तों, उसके बारे में पढ़े थे। और ये लेक्चर हिंदी इंग्लिश दोनों में, आप टेंशन मत लीजिए। और इसका पीडीएफ भी मैं आपको जल्दी दे दूंगा आज या कल में। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में पढ़े थे, संवैधानिक संस्था कि कितने बहुत सारे देखे थे एग्जाम्पल दोस्तों। सीएजी देखा था, इलेक्शन कमीशन देखा था, फिनांस कमीशन देखा था, यूपीएससी के बारे में बात किया था, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बात किया था, और भी बहुत सारे संस्था के बारे में बात किया था। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी कमीशन सब पढ़े थे दोस्तों। फिर हम लोग नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में पढ़े थे दोस्तों। ठीक है, मतलब असंवैधानिक संस्था या गैर संवैधानिक या जो कानून के रूप में बना स्टेचुटरी बॉडी, या जो स्टेचुटरी नहीं था, कानून से नहीं बना था, वो भी देखे थे। ठीक है, इसके बाद हम लोग, मैं आपको बताया था दोस्तों प्रीएम्बल के बारे में। ठीक है, फिर हम लोग फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़े थे, है ना। फिर हम लोग दोस्तों पढ़े थे कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में पढ़े थे। ठीक है, फिर हम लोग पढ़े थे दोस्तों एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून के बारे में पढ़े थे, है ना। फिर हम लोग दोस्तों पढ़े थे आपका सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स कहाँ था, कहाँ से लिया गया था। हम लोगों ने संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बात किया था। हम लोग ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो था नेहरू जी के द्वारा जो प्रस्तुत किया था उसके बारे में पढ़ा था दोस्तों। फिर हम लोग पढ़े थे दोस्तों हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। वेरियस अलग अलग एक्ट देखे थे, रेगुलेटिंग एक्ट देखे थे, पिट्स इंडिया एक्ट, फिर उसके बाद 1813 का चार्टर एक्ट, 33 का एक्ट, 53 का एक्ट, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, 1909, 1919, उसके बाद 1935 और लास्ट में हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट मतलब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 देखा था। ठीक है दोस्तों, और भी कुछ मिसलेनियस टॉपिक हम लोगों ने किया था। मात्र इतना सारा कंटेंट जो इम्पोर्टेंट था दोस्तों, मैंने मात्र 4 घंटे में आपको पढ़ाया था। ठीक है, अगर लक्ष्मीकांत आप पढ़ने जाएंगे खुद से तो आपको नहीं भी तो 1 दिन आपका लग जाएगा इतने सारी चीज़ों को पढ़ने में। ठीक, लेकिन 4 घंटे में मैंने मात्र पढ़ाया था आपको कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है, अच्छे से आपको समझाया था। सिर्फ पढ़ाया नहीं था, समझा के पढ़ाया था। तो देखिए लेक्चर, आप बहुत आपको मज़ा आएगा देखने में। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारा पार्ट 2 है ना। इसमें हम बाकी के जो बचे हुए चीज़ हैं दोस्तों वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो और देखिए साथ ही साथ इसके पहले भी लक्ष्मीकांत का 10-10 मिनट का कुछ वीडियो मैंने डाला था। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको पढ़ा दिया था दोस्तों। तो फंडामेंटल ड्यूटी जो मौलिक कर्तव्य हैं वो आपको पढ़ा दिया हूँ, तो उसको यहाँ पे रिपीट नहीं करेंगे। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो संविधान संशोधन होता है दोस्तों, उसके बारे में भी देखे थे हम लोग, उसका प्रक्रिया क्या है ये सब देखा था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के बारे में, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ लिए थे। मैंने बताया इसका लेक्चर का है, गवर्नर के बारे में पढ़ चुके हैं, राज्यपाल के बारे में। और ये सब ऐसा नहीं, सुप्रीम कोर्ट मात्र 30 मिनट में पढ़ाया हूँ, फंडामेंटल ड्यूटी मात्र 10 मिनट में, संविधान संशोधन 10 से 15 मिनट में पढ़ाया हूँ। और कुछ छोड़े नहीं है, ये नहीं कि जल्दी जल्दी पढ़ाने के चक्कर में छोड़ दिया, नहीं, आपको समझा के पढ़ाया है। और जो इम्पोर्टेंट है वो आपको लक्ष्मीकांत में टिक भी मरवा दिए, तो आपको बहुत पढ़ने में आसानी होगा दोस्तों। गवर्नर, राज्यपाल भी पढ़ा चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा बेसिक स्ट्रक्चर, आधारभूत जो संरचना होती है स्ट्रक्चर संविधान का, वो भी पढ़ा है। तो ये सारे टॉपिक जो है लक्ष्मीकांत का जो मैंने बनाया है दोस्तों प्लेलिस्ट, वहाँ से ये 5 टॉपिक को आपको पढ़ लेना है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे दोस्तों वो देखिए। तो देखिए दोस्तों, आज का पहला जो टॉपिक हमारा वो है डीपीएसपी के बारे में। ठीक है, तो याद रखिएगा डीपीएसपी को क्या बोलते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व।
मतलब ये एक तरह का डायरेक्शन है जो दिया जाता है राज्य को, स्टेट को। स्टेट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों, राज्य सरकार केंद्र सरकार को ये दायित्व दिया जाता है, निर्देश दिया जाता है कि आपको ये चीज़ करना है। ठीक है, तो ये जो है हमारा पार्ट 4 में संविधान में उल्लेख है दोस्तों, आर्टिकल 36 से लेके 51 तक। और इसका सोर्स है, कहाँ से इसको लिया गया है दोस्तों, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। वहाँ पे एक चीज़ हुआ करता था दोस्तों, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये वाला चीज़ उसमें लिखा होता था। मतलब इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश देने का इंस्ट्रूमेंट, उपकरण, ये वाला वर्ड जो लिखा हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, यही वाला आगे चल के डीपीएसपी का रूप लिया दोस्तों। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों, एक तरह का डायरेक्शन है। क्या है दोस्तों, ये डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब क्या होता है, निर्देश है, क्योंकि नाम ही है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मतलब निर्देश है। तो किसको निर्देश है, तो याद रखिएगा लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव को, मतलब विधायिका और कार्यपालिका दोनों को क्या है दोस्तों, निर्देश है। मकसद है कि हमको वेलफेयर स्टेट बनाना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये जो लेक्चर है ये ऑडियो के फॉर्म में है ना, तो मैं लिखूँगा कम क्योंकि इससे आपको क्या होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो आप सुनिए, मैं पीडीएफ दे दूँगा तो आप उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बोल दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य बनाने का दोस्तों ये मकसद था। ठीक है, और इसमें क्या था कि क्योंकि आपको पता है इसमें जो है राज्य को अगर हम छोड़ देते कुछ करने के लिए, तो राज्य वही चीज़ करता दोस्तों जो उसके हित के लिए। लेकिन यहाँ पे हम राज्य का हित नहीं देखना है, बल्कि राज्य का कल्याणकारी मकसद होना चाहिए, है ना, ताकि वो एक इक्वालिटी और समानता वाला समाज बनाए। ठीक है, तो मैंने बताया था कि फंडामेंटल राइट का मकसद जो दोस्तों क्या था, फंडामेंटल राइट का जो मकसद था वो आपका पॉलिटिकल राइट देने का था, राजनीतिक अधिकार। लेकिन डीपीएसपी का जो मकसद है वो आपका सोशल एंड इकोनॉमिक राइट देने का अधिकार होता है। मतलब डीपीएसपी से आपको जो अधिकार मिलता है, भले ये नॉन जस्टिसिएबल है, मतलब इसको कानूनी रूप से ये जो है बाध्यकारी नहीं है, सरकार का निर्देश देता है ज़रूर, लेकिन कानूनी रूप से उसको जो है हम बाध्यकारी नहीं बना सकते, है ना। तो सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी देने का लक्ष्य क्या है, किसका है, डीपीएसपी का। तो आप याद रखिएगा सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र देने का लक्ष्य किसका होता है दोस्तों, डीपीएसपी का होता है। ठीक है, तो डीपीएसपी को आर्टिकल नंबर 36 से लेके 51 तक दोस्तों, ठीक है, उल्लेख है। पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक उल्लेख है। ठीक है, तो ये आर्टिकल है, इसमें क्या है कि लेकिन हम लोग अपनी सहूलियत के लिए डीपीएसपी को 3 पार्ट में दोस्तों बांट दिए हैं। कुछ को हम लोग गांधीयन डीपीएसपी बोलेंगे, मतलब गांधीवादी डीपीएसपी, मतलब डीपीएसपी का वो चीज़ जो गांधी जी के सिद्धांत पर आधारित था। गांधी जी किसका बात बोलते थे, ग्राम स्वराज का बात बोलते थे, जानवर का हत्या उत्या नहीं करो उसका बात बोलते थे, छुआछूत को दूर करो वो सब की बात बोलते थे, है ना। तो जो गांधी के फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करते थे गांधी जी बात करते थे पंचायती राज का। तो ये सब गांधी के सिद्धांत पर आधारित है, इसलिए डीपीएसपी का वो चीज़ जो गांधी जी के सिद्धांत पर आधारित था उसको गांधीवादी डीपीएसपी दोस्तों बोले। ठीक है, कुछ डीपीएसपी लिबरल इंटेलेक्चुअल होगा, मतलब जो लिबरल मतलब क्या होता है, लिबरल इंटेलेक्चुअल मतलब होता है बुद्धिजीवी, है ना, और लिबरल मतलब जो आज़ादी टाइप का रहेगा। ठीक है, जो खुला विचार का होगा तो उसको लिबरल इंटेलेक्चुअल बोलेंगे। और तीसरा जो होगा दोस्तों वो होगा सोशलिज्म, जो सोशलिज्म का बात बोलेगा। ठीक है, तो 3 डीपीएसपी को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिए। याद रखिएगा संविधान में ऐसा कैटेगरी में डिवाइड नहीं है दोस्तों। ठीक है, हम लोग खुद की सहूलियत के लिए पढ़ने के लिए इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए डीपीएसपी को। ठीक है, तो डीपीएसपी का मकसद है कल्याणकारी राज्य बनाना, है ना। तो इसमें क्या क्या आते हैं दोस्तों, ठीक है, इसमें अलग अलग टाइप का आते हैं। जैसे गांधी जी वाला डीपीएसपी में क्या आएगा, आप सुन लीजिए, पीडीएफ में लिखा हुआ है। ग्राम पंचायत बनाना, कॉटेज इंडस्ट्री का डेवलप करना, कोऑपरेटिव सोसाइटी सहकारी समिति बनाना दोस्तों, एससी एसटी और भी जो कमज़ोर वर्ग हैं उनका प्रमोट करना। ठीक है, दारू वारू का जो भी नुक्स है उसको बंद करना और जानवरों को काटना पीटने से रोकना। तो ये डीपीएसपी गांधी जी के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, लिबरल इंटेलेक्चुअल जो खुले विचार का है उन पे क्या क्या है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उन पे है आर्टिकल 44। उसके बाद 0 से 6 साल के बच्चे को सरकार जो है न्यूट्रिशन देगी, वो है। उसके बाद लिबरल इंटेलेक्चुअल, उसके बाद
एग्रीकल्चर को और एनिमल हस्बेंड्री को, जो पशुपालन है, उसको आधुनिक तौर तरीके में उसको ऑर्गेनाइज करना, ये भी आपका लिबरल इंटेलेक्चुअल है। इसके अलावा इन्वायरमेंट को बचाना, वाइल्ड लाइफ को बचाना, वन जीवन को, ये भी आपका लिबरल इंटेलेक्चुअल है। उसके बाद जो भी हमारे ऐतिहासिक धरोहर है दोस्तों, मोनूमेंट्स है, उसको बचाना, वो भी हमारा लिबरल इंटेलेक्चुअल है। और अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करना, वो भी लिबरल इंटेलेक्चुअल है। साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका और जुडिशियरी के बीच में सेपरेशन होना चाहिए, ये भी आपका लिबरल इंटेलेक्चुअल है दोस्तों। ठीक है, तो बाकी चीज़ जो बच गया वो आपका किससे क्या होगा, सोशलिज्म होगा। तो सोशलिज्म किसकी बात बोलता था, समाज का, एक बराबर समान होना चाहिए समाज में, बराबर, है ना। तो इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है कि असमानता को कम करना, साथ ही साथ आर्थिक अधिकार देने की बात बोलता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद गरीबों को मुफ्त में जो है कानूनी सलाह का भी बोलता है, कानूनी सहायता का बात ये करता है। उसके बाद जो बूढ़े बुजुर्ग है दोस्तों, उसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, मतलब बेरोजगारी भत्ता भी देने का बात बोलता है, उनका सेवा करने का बात बोलता है। साथ ही साथ महिलाओं को इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, मतलब सेम काम कर रहा है तो सबको जो है समान वेतन की बात बोलता है। फिर वर्कर और मजदूर की ये बात बोलता है सोशलिज्म, है ना। तो ये सब आपको ध्यान देना, तो याद क्या रखना है, वर्कर, मजदूर हो, किसान हो, कमज़ोर हो वर्ग हो, पिछड़े वर्ग हो दोस्तों, तो उसके लिए जो है ये बोलता है, महिला के लिए सोशलिज्म। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल नंबर जो है, आपको पता है कि 36 से 51 तक डीपीएसपी है दोस्तों, है ना। तो पूरा आर्टिकल एक बार आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि डायरेक्ट आपसे पूछ ले दोस्तों। ठीक है, तो मैं पीडीएफ में दे दिया हूँ, आप उससे को ध्यान से पढ़िएगा। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो ज़्यादा आपको पढ़ना है। ठीक है, तो वो मैं लिस्ट करा दे रहा हूँ कि कौन कौन सा डीपीएसपी आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा आर्टिकल दोस्तों। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट है वो आपको ध्यान देना है। आर्टिकल नंबर 43B, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी से डील करता है, सहकारी समिति से। ठीक है, इसके अलावा आर्टिकल 42 आपके लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। 39B इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये सब आपके लिए क्या क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसके अलावा आर्टिकल 44, 44, फिर 39A, है ना, आर्टिकल 48A। ठीक है, फिर 49, 50, 51 और 48, ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आर्टिकल 40 भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपको ये सब चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, पढ़ना तो सब है लेकिन इन आर्टिकल पे आप ज़्यादा फोकस करोगे डीपीएसपी के लिए दोस्तों। ठीक है, अब देखिए डीपीएसपी जो है दोस्तों, उसमें चेंज हुआ है। ठीक है, डीपीएसपी में क्या हुआ है, चेंज। मैंने बताया था ये नॉन जस्टिसिएबल है, मतलब अगर डीपीएसपी में जो चीज़ लिखा हुआ है वो सरकार को करना है, लेकिन अगर सरकार नहीं करती है तो आप उसके लिए कानून कोर्ट नहीं जा सकते, कि नहीं बोल सकते कि ये चीज़ लिखा हुआ है ये नहीं कर रही है। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि डीपीएसपी क्या है दोस्तों, नॉन जस्टिसिएबल। जिस तरह हमारा मौलिक अधिकार जस्टिसिएबल है ना, अगर नहीं मौलिक अधिकार अगर आपका है और कोई हनन करता है आप कोर्ट जा सकते हो, लेकिन फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य और डीपीएसपी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, ये सब क्या है दोस्तों, नॉन जस्टिसिएबल। मतलब अगर आज आपका हनन ये सब करती है तो आप कोर्ट जो है नहीं जा सकते हो। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो देखिए दोस्तों, जो फंडामेंटल राइट्स है ये आपका इंडिविजुअल का अधिकार है, मतलब एक आदमी का। उसमें कुछ अधिकार ज़रूर हैं ग्रुप का, जैसे धार्मिक अधिकार, और कुछ कुछ अधिकार ग्रुप का है, लेकिन ज़्यादातर आपका इंडिविजुअल से रिलेटेड है, संबंधित है आदमी से, एक व्यक्ति से। लेकिन जो डीपीएसपी है दोस्तों, वो इंडिविजुअल से रिलेटेड नहीं है, वो आपका रिलेटेड है किससे, कम्युनिटी से, मतलब समाज से रिलेटेड। ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, और फंडामेंटल राइट मैंने पहले बताया, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात बोलता है, राजनीतिक लोकतंत्र का, और ये सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र का बात बोलता है, कल्याणकारी राज्य का बात बोलता है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए डीपीएसपी में 3 बार चेंज हुआ है दोस्तों, 3 बार उसमें चेंज हुआ है। तो आपको तीनों में क्या क्या चेंज हुआ है आपको ये ध्यान देना, 3 बार। ठीक है, क्या क्या चेंज हुआ है, तो पहला आर्टिकल 44 में चेंज हुआ है, सॉरी 44वां संविधान संशोधन हुआ है दोस्तों 1978 में। अब आपको बताया था मैं 44वां में क्या किए थे, राइट टू इक्वालिटी जो था, जो राइट टू प्रॉपर्टी था दोस्तों, ठीक है, संपत्ति का अधिकार, उसको ख़त्म कर दिए थे। तो इसमें भी डीपीएसपी में भी हम चेंज किए थे। ठीक है, आर्टिकल 38 में हम लोग चेंज किए और बोले कि इनइक्वलिटी को कम करना है। क्या करना है, इनइक्वलिटी, असमानता को कम करना है दोस्तों। किस में हुआ, आर्टिकल 44 में। ठीक, अच्छा, मतलब ये 44वां संविधान संशोधन में। फिर जाके चेंज हुआ दोस्तों 86 में। इसमें जो आपको पता है एजुकेशन वाला ऐड किए थे दोस्तों, एजुकेशन वाला, है ना, कि 0 से 6 साल के बच्चों को सरकार
न्यूट्रिशन देगी, पोषण देगी। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा 42 संविधान संशोधन 1976 में ऐड भी के द्वारा भी डीपीएसपी में चेंज किए थे। ठीक है, ठीक है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 से भी चेंज किए थे। तो क्या चेंज किए थे, तो मैंने याद करने के लिए ट्रिक बनाया था एक निमोनी, उसका नाम है लैक्मे, LCME। लैक्मे हो गया, याद कर लीजिए लैक्मे। तो एल से लीगल एड, गरीबों के लिए लीगल एड की बात किए थे दोस्तों 42वां संविधान संशोधन से। उसके बाद चाइल्ड की बात किए थे, चाइल्डहुड के लिए। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद एम मतलब मैनेजमेंट में मजदूर का सहभागिता, पार्टिसिपेशन का बात बोले थे दोस्तों 42वां संविधान संशोधन से। और ई मतलब इन्वायरमेंट, मतलब पर्यावरण को बचाने की भी बात बोले थे दोस्तों हम किसमें, 42वां संविधान संशोधन से। तो 42वां संविधान संशोधन से हम लोग जो है दोस्तों 4 चीज़ ऐड किए थे लैक्मे, LCME। एल मतलब लीगल एड देना, सी मतलब बच्चे का चाइल्डहुड, एम मतलब मैनेजमेंट में मजदूर का पार्टिसिपेशन, एम मतलब मजदूर, ई मतलब इन्वायरमेंट को बचाना। तो हम लोग 3 बार तो चेंज कर लिए 42वां से, 44वां से, 86 थे, और एक बार और ऐड हुआ 97 से, 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 में। इसमें हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी को ऐड किए हैं, सहकारी समितियां को। ठीक है, तो 4 बार संविधान में दोस्तों संशोधन हुआ, और 4 बार संशोधन होकर डीपीएसपी में 4 बार संशोधन हुआ। ठीक है, 42वां से ऐड किए लैक में, 44 से ऐड किए इनइक्वालिटी को कम करना, 86 से एजुकेशन, और 97 से कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है दोस्तों, तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन था दोस्तों। और भी कुछ है, तो आपको एक चीज़ आपको याद रखना है कि देखिए, चाहे वो फंडामेंटल राइट हो या डीपीएसपी हो, दोनों का पोजीशन क्या है दोस्तों, बराबर। ना तो एक ऊपर है ना तो एक नीचे है। ठीक है, अच्छा, अगर देखिए भले फंडामेंटल राइट कानूनी रूप से बाध्यकारी होता है और डीपीएसपी नहीं होता है, फिर भी अगर आर्टिकल 39B जो एक डीपीएसपी है, 39C जो एक डीपीएसपी है, ये अगर लाया जा रहा है कोई कानून के द्वारा, और उस कानून से आपका आर्टिकल 14 और 19 अगर हनन हो रहा है, ठीक है, तो भी वो कानून वैध होगा, क्योंकि उस डीपीएसपी से, उस कानून से हम लोग आर्टिकल 39B और 39C दोस्तों ला रहे हैं। तो मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, अगर मान लो कोई कानून है एक्स, उस कानून से आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 जो एक फंडामेंटल राइट है, ये हनन हो रहा है, लेकिन इस कानून से आर्टिकल 39B जो एक डीपीएसपी है, 39C आपका प्रमोट हो रहा है, फिर भी ये कानून क्या होगा, वैध होगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है। बाकी मौलिक अधिकार और राज्य की नीति निर्देशकता, तो डीपीएसपी एक दूसरे का संपूरक है दोस्तों, कम्प्लीमेंट्री है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए, इसके अलावा ये तो हो गया जिसमें राज्य को निर्देश दिया गया है कि ये करने के लिए। इसके अलावा डीपीएसपी के अलावा और भी 2-3 जगह राज्यों को निर्देश दिया गया है। क्या क्या, तो आर्टिकल 350A में निर्देश दिया गया है, मैंने पहले भी बताया था कि राज्य को निर्देश दिया गया है कि बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा वो मदर टंग में, मातृभाषा में देगी, ये सरकार का दायित्व होना चाहिए। फिर आर्टिकल 351 में लिखा गया है कि हिंदी भाषा को हम लोग प्रमोट करेंगे, ये भी निर्देश दिया गया है राज्यों को। फिर आर्टिकल 335 में लिखा गया है, ठीक है, कि SC ST का हम लोग ध्यान रखेंगे, किसमें, प्रशासन में, मतलब SC ST की भागीदारिता को प्रशासन में बढ़ाएंगे बिना एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता को घटाए। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक डीपीएसपी था दोस्तों, अब हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट है ना, मैं सब आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, और नोट्स दे दूँगा, तो बस उससे आप रिवाइज कर लीजिएगा एक बार, है ना। चलिए दोस्तों, आज का दूसरा टॉपिक हम करते हैं पार्लियामेंट। ठीक है, संसद के बारे में पढ़ेंगे। तो संसद से पढ़ने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट है पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं संसदीय प्रणाली। तो संसदीय प्रणाली का क्या मतलब होता है दोस्तों, वो समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो संसद प्रणाली का सीधा सा मतलब ये है,
कि अगर वहाँ की एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका अगर लेजिस्लेटिव मतलब विधायिका के प्रति जिम्मेदार होती है तो वहाँ पे हम लोग बोल देंगे कि वहाँ पे कौन सा सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान दें, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर यही है। ठीक, तो आर्टिकल अनुच्छेद 74 और आर्टिकल 75 दोस्तों, अनुच्छेद 75 बोलता है कि भारत में केंद्र में संसद प्रणाली होगा और राज्यों में के लिए आर्टिकल अनुच्छेद 163 और 164 है जो बोलता है कि स्टेट पे के राज्य पे जो है संसद प्रणाली होगा दोस्तों। अगर मान लो आपको केंद्र सरकार पे का कोई अनुच्छेद याद है और उसी का कॉरस्पॉन्डिंग अगर आपको स्टेट का याद करना है तो आप उसमें 89 जोड़ दो दोस्तों बस। अगर सेंटर का आपको पता है 74 में क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, कहाँ पे, सेंटर में। तो अगर राज्य में जानना है कि राज्य में संसद प्रणाली पार्लियामेंट्री सिस्टम के लिए कौन सा आर्टिकल होगा तो उसमें 89 आप जोड़ दो। तो 74 + 89 कितना हो जाएगा दोस्तों, 163 और 18 इसमें भी 89 जोड़ दोगे तो आ जाएगा 164। मतलब अगर आपको सेंटर पे कोई कानून पता है तो राज्य पे जाना है तो 89 जोड़ दो, अगर राज्य पे पता है और सेंटर पे जानना है तो 89 घटा दो दोस्तों। ठीक है, तो संसद प्रणाली का और क्या क्या फीचर होता है कि वहाँ पे एक नॉमिनल, एक नाम का और एक रियल एग्जीक्यूटिव होता है दोस्तों। जिस तरह इंडिया में नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कौन है, प्रेसिडेंट और गवर्नर नाम का जो है, और रियल वास्तविक में कौन है, सीएम और पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, है ना। साथ ही साथ और क्या फीचर है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में मेजोरिटी पार्टी का रूल होता है दोस्तों। ठीक है, और एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका जो होती है वो विधायिका के प्रति जो दोस्तों सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है। ठीक है, और जो मंत्री होता है वो विधायिका में उसका सदस्यता होता है, मेंबरशिप होता है ना। क्योंकि कोई भी मिनिस्टर है, ठीक है, कोई भी एमपी है दोस्तों, कोई भी सांसद है या कोई भी एमएलए है, अगर उसको मंत्री बनना है तब उसको संसद होना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति है अगर एमएलए बनना है तो उसको जो है संसद में या उसका विधानसभा में उसका सदस्यता होना चाहिए, तो मतलब एमपी एमएलए होना चाहिए। और अगर कोई भी आदमी बन सकता है मंत्री, लेकिन 6 महीने तक ही बन सकता है। 6 महीने के बाद उसको किसी भी हाउस का, चाहे वो लोकसभा है, राज्यसभा है या विधानसभा है, किसी भी का उसको सदस्य बनना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तभी वो मंत्री बन सकता है। अगर केंद्रीय मंत्री बनना है तो लोकसभा राज्यसभा का सदस्य होना पड़ेगा 6 महीने के अंदर, और अगर विधानसभा का सदस्य बनता है तभी वो जो है 6 महीने के अंदर, तभी वो राज्य में मंत्री बन पाएगा दोस्तों। ये आपको ध्यान देना है। संसद प्रणाली का और क्या क्या फीचर है कि जो प्रधानमंत्री होता है दोस्तों, ठीक है, वही जो है उसी का नेतृत्व होता है या चीफ मिनिस्टर का नेतृत्व होता है। और लोकसभा जो होता है, जो लोअर हाउस होता है, लोकसभा या विधानसभा जो लोअर हाउस होता है, ये भंग होता है। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम का दोस्तों विशेषता है। ठीक है, इसके उल्टा होता है हमारा प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जिसमें राष्ट्रपति वाला सिस्टम होता है, राष्ट्रपति प्रणाली। इसमें हेड कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, जैसे अमेरिका में। इंडिया में क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसद प्रणाली। तो इंडिया में दोस्तों कार्यपालिका जो होती है वो लेजिस्लेटिव के प्रति, विधायिका के प्रति जिम्मेदार होती है। लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है, वहाँ सेपरेशन ऑफ पावर होता है, शक्ति का पृथक्करण होता है, जहाँ पे एग्जीक्यूटिव अपने फील्ड में काम करते हैं, लेजिस्लेटिव अपने फील्ड में, जुडिशरी अपने फील्ड में, मतलब तीनों जो है दोस्तों सेपरेटली काम करता है। ठीक है, आपको ये ध्यान देना है। और यहाँ पे क्या होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, लोअर हाउस जो होता है, नीचा जो हाउस होता है सदन, उसको भंग किया जा सकता है, लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम में भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे मिनिस्टर लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं दोस्तों। ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो होता है, सरकार जो होता है वो जब तक बहुमत रहेगा तब तक रहेगा। लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में एक बार अगर बन गया तो 5 साल तक के लिए उसको कोई छू भी नहीं सकता है। ठीक है, कभी कभी जब उसका करप्शन का चार्ज होगा तभी उसको हटा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो भैया पार्टी अगर बहुमत में अगर नहीं रहा लोकसभा में तो हट गया वो, है ना, या विधानसभा में नहीं रहा तो सरकार गया उसका राज्य में। लेकिन यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम में, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, राष्ट्रपति वाले सिस्टम में दोस्तों ऐसा नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, दोनों एक साथ मिल के काम करता है, क्योंकि जो मंत्री होता है वो सदस्य होता है दोस्तों विधायिका का, लेजिस्लेटिव का, तो दोनों मिल के काम करता है। लेकिन चूंकि यहाँ अलग लोगो होता है तो यहाँ पे लड़ाई होने का ज़्यादा चांस होता है दोस्तों प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। लेकिन फ़ायदा क्या है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में चूंकि सरकार चेंज नहीं होता है, इसलिए जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो नीति होता है, पॉलिसी होता है, वो कंटिन्यू होता है। लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम में चूँकि सरकार चेंज होते रहता है बार बार, तो वहाँ पर नीति जो है वो स्टेबल जो है नहीं रहता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे सरकार स्थिर रहेगी,
यहाँ पे अस्थिर रहती है। ठीक है, यहाँ पे जो सरकार को एक्सपर्ट चलाता है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में सरकार को कौन चलाता है? एक्सपर्ट। यहाँ पे हो सके मंत्री, नौसिखुआ भी मंत्री हो सकता है, जैसे मैं स्मृति ईरानी को दे दिया था दोस्तों एजुकेशन मिनिस्टर। मैंने वो ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये बहुत वो होगी, लेकिन अगर किसी नॉलेजेबल आदमी को एजुकेशन मिनिस्टर देते, शिक्षा मंत्री बनाते, तो ज़्यादा जो है शिक्षा का डेवलपमेंट हो पाता दोस्तों, है ना। ये आपको ध्यान देना है। तो क्यों भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम दोस्तों चुना गया? इससे चुना गया ताकि आपको पता है कि अगर तीनों का पावर अगर अलग अलग होगा, सेपरेट होगा, जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में होता है, तो तीनों में से कोई जो है अपने अपने फील्ड में इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और पावर दिखाएगा, और जो है तानाशाही भी हो सकता है। इसीलिए चाहता था भारत के संविधान निर्माता चाहते थे कि वो जो है एक दूसरे का मिल के काम करे और एक दूसरे को कंट्रोल भी करे दोस्तों। ठीक है, ताकि जो भारत का कल्याण हो पाए, तानाशाह कोई ना बने दोस्तों। ठीक है, प्लस हम लोग ब्रिटेन से, चूँकि ब्रिटेन का शासन था और हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ये सब चीज़ लिए हैं, तो हमारा एक्सपीरियंस भी था दोस्तों पार्लियामेंट्री सिस्टम में, इसलिए हम लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम लेके आए थे। हम लोग नहीं चाहते थे कि भाई लड़ाई झगड़ा हो तीनों अंग में, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी में, तीनों मिल के काम करें, वहाँ पे तानाशाह ना हो जाए, और जो एग्जीक्यूटिव है, जो कार्यपालिका है, वो लेजिस्लेटिव के प्रति, विधायिका के प्रति जिम्मेदार हो। इसलिए हम लोगों ने पार्लियामेंट्री सिस्टम भारत में दोस्तों लिया है। तो ये भी मैं PDF में आपको लिख के दे दिया हूँ, तो आप उसको जो है अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, सरकार जो होता है उसका टाइप्स होता है। एक को बोलते हैं माइनॉरिटी गवर्नमेंट। माइनॉरिटी गवर्नमेंट मतलब ये बहुमत में नहीं है, अल्पसंख्यक में है। ठीक है, बाकी किसी के सपोर्ट से ये बनी है। ठीक है, कोलिशन गवर्नमेंट मतलब जब एक पार्टी सब सरकार नहीं बना पाएगा, तो 2, 3, 4 पार्टी मिल के जो है बहुमत साबित करेगा, उसको कोलिशन गवर्नमेंट, उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हम लोग बोलते हैं केयर टेकर गवर्नमेंट। एक होता है केयर टेकर गवर्नमेंट, मतलब सरकार चल गई है लेकिन नया सरकार चुन के नहीं आई है, इसलिए पुरानी वाली सरकार है तब तक कार्य करेगी जब तक नया सरकार नहीं आएगी, उसी को केयर टेकर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, याद कैसे कीजिएगा, जैसे हम लोग अपना घर छोड़ के हॉस्टल में जाते हैं, तो घर में हम लोग को देखभाल करने के लिए मम्मी पापा है, हॉस्टल में देखभाल करने के लिए कौन होता है? केयर टेकर, और वो कुछ समय के लिए होता है। जब आप लोग घर जाएंगे तो फिर ये केयर टेकर आपको कोई काम का नहीं। ठीक है, तो उसी तरह केयर टेकर गवर्नमेंट क्या होता है, जब तक नया सरकार नहीं आता है तो पुराना सरकारी कुछ समय के लिए रहता है, उसी को केयर टेकर गवर्नमेंट बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए भारत और इंडिया में दोनों में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, दोनों में संसदीय प्रणाली है, लेकिन डिफरेंट क्या है इंडिया में और भारत में, इंडिया में और ब्रिटेन में क्या डिफरेंस है वहाँ के संसदीय प्रणाली में? तो दो तीन डिफरेंस है। पहला ये डिफरेंस है कि भारत में जो हेड होता है, हेड ऑफ स्टेट, वो कौन होता है दोस्तों? राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट का होता है इलेक्शन। ठीक है, इसलिए इंडिया में क्या है? रिपब्लिक है। ठीक है, क्योंकि कोई भी राष्ट्रपति बन सकता है। आप 35 साल आप उम्र कर लो और आप भारत के नागरिक हो तो आप भारत के जो है दोस्तों राष्ट्रपति बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन ब्रिटेन में का हेड ऑफ स्टेट कौन होता है? रानी होती है। तो और रानी सब नहीं बन सकता है, उसका फैमिली वाला ही बन सकता है, राजा या रानी जो भी। तो वहाँ पे क्या है दोस्तों? मोनार्की है, राजतंत्र है। ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम दोनों है, लेकिन यहाँ पे क्या है? इंडिया में गणतंत्र है, यहाँ पे क्या है? राजतंत्र है, रिपब्लिक है, और वहाँ पे क्या है? मोनार्की है। ठीक है, पहला ये। और क्या डिफरेंस है कि इंडिया में जो प्रधानमंत्री होगा दोस्तों, PM, वो लोकसभा से भी हो सकता है, निम्न सदन से भी, और राज्यसभा उच्च सदन से भी हो सकता है। लेकिन ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री होगा वो हमेशा वहाँ के लोकसभा से ही रहेगा, जिसको हाउस ऑफ कॉमन्स बोलते हैं। वहाँ पे क्या बोलते हैं? ब्रिटेन के लोकसभा को बोलते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स, COMMONS, कॉमन्स। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। इसके अलावा ब्रिटेन में सिर्फ संसद ही, MP ही मिनिस्टर बन सकता है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में क्या लिखा है कि कोई भी व्यक्ति मिनिस्टर बन सकता है, लेकिन 6 महीना के अंदर उसको जो है सदस्यता लेना पड़ेगा सदन का, है ना। लेकिन 6 महीने तक तो बन सकता है ना कोई भी आदमी, लेकिन ब्रिटेन में है ही नहीं ऐसा। जब तक वो सदस्य नहीं है तब तक वो जो है वो मंत्री नहीं बन सकता है दोस्तों, ये आपको ध्यान देना है। और क्या डिफरेंस है कि ब्रिटेन में जो है वहाँ का पार्लियामेंट सोवरेन है, सर्वोच्च है। पार्लियामेंट जो बोल दिया, वहाँ के कोर्ट को उतना पावर नहीं है। लेकिन इंडिया में सर्वोच्च कौन है? संविधान सर्वोच्च है। हम लोग दोनों के बीच में है ना। तो यहाँ पे पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट संप्रभु है पूरी तरह से, मतलब सोवरेन है, सर्वोच्च है ना। यहाँ पे अमेरिका के जैसा कोर्ट जो है सर्वोच्च है। इंडिया में क्या सर्वोच्च है? संविधान। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद
ब्रिटेन में एक शैडो कैबिनेट का कॉन्सेप्ट चलता है दोस्तों। शैडो कैबिनेट का कुछ नहीं होता है। शैडो मतलब क्या होता है? छाया। कैबिनेट का मतलब कैबिनेट होता है, तो छाया कैबिनेट। तो छाया कैबिनेट का क्या मतलब है? जैसे मान लो बीजेपी में भी होम मिनिस्टर कौन है? गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। वित्त मंत्री कौन है? वित्त मंत्री कौन? निर्मला ताई। ठीक है, और भी सब मिनिस्टर है। तो शैडो कैबिनेट का मतलब क्या होगा? और बाकी अपोजिशन में रहेगा। तो अपोजिशन पार्टी वाला से ही अगर कुछ आदमी बोले कि हम जो भी गृह का मंत्रालय का काम होगा पूरा चीज़ पे हम क्वेश्चन करेंगे, एक आदमी ये आदमी करेगा गृह वाले चीज़ पे, दूसरा आदमी होगा जो एक्सपर्ट होगा वित्त का, तो वित्त वाले चीज़ पे बीजेपी को क्वेश्चन करेगा और वित्त वाली चीज़ से डील करेगा अपोजिशन के मामले में। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, जिस तरह मिनिस्टर हम लोगों ने बनाया, जो पार्टी थी सरकार में वो तो मिनिस्टर बनाएगी, लेकिन अपोजिशन भी कुछ आदमी को चुन ली है अपने तरफ से और बोलेगी कि यही आदमी जो है हमारा वित्त वाला होम वाला क्वेश्चन पूछेगा, इससे वित्त वाला ये पूछेगा, डिफेंस वाला ये पूछेगा। तो हम लोगों ने उसी के जैसा दोस्तों एक कैबिनेट बना दिया अपोजिशन ने, उसी को क्या बोलते हैं? शैडो कैबिनेट। लेकिन इंडिया में ये कॉन्सेप्ट नहीं। इंडिया में ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। वित्त पे क्वेश्चन कोई भी करता है, भले उसको नॉलेज हो या ना हो। ठीक। और एक डिफरेंस है दोनों देश के संसद प्रणाली में कि इंडिया में लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है, मतलब कानूनी रूप से जिम्मेदारी नहीं होती है। मतलब इंडिया में क्या होता है, ब्रिटेन में क्या होता है, एक मंत्री जो होता है वो कानूनी रूप से जिम्मेदार होता है अपने कार्यों के लिए, लेकिन इंडिया में एक मंत्री का जिम्मेदारी नहीं होता है दोस्तों। पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पूरे मंत्री परिषद का जिम्मेदारी होता है जो विधायिका के प्रति, लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। लेकिन एक मंत्री का जिम्मेदारी जो है इंडिया में नहीं होता है दोस्तों। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा है, इंडिविजुअल का लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपको ध्यान देना है दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ ब्रिटेन में अभी देखिए इंडिया में कोई भी काम किया जाता है वो राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। मंत्री अगर भले उसको बोलेगा मंत्री परिषद ही, कुछ गलती होगा तो दोषी ठहराएगा किसको? राष्ट्रपति को। लेकिन ब्रिटेन में क्या है कि राष्ट्रपति कोई भी काम करता है, कुछ भी कोई भी काम हो रहा है तो उसके नीचे दोनों साइन करता है, राष्ट्रपति भी करेगा और वो मंत्री भी करेगा। मतलब मंत्री भी जिम्मेदार होगा वहाँ पे अगर कुछ गलत हो जाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ पे मंत्री का भी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है और कोई भी चीज़ होता है तो मंत्री भी उस पर दोस्तों साइन करता है। ठीक है, तो ये इंडिया और ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री सिस्टम में डिफरेंस था दोस्तों। उसी से रिलेटेड एक हमारा चीज़ है, उसको हम लोग बोलते हैं फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम मतलब संघीय प्रणाली। संघीय प्रणाली, तो संघीय प्रणाली का सिंपल सा फेडरल क्या होता है, फेडरल का या संघीय क्या होता है? संघीय का मतलब ये है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, संविधान के द्वारा, याद रखिएगा संविधान के द्वारा अगर पावर का डिवीज़न है, मतलब पावर का डिवीज़न है किस में? सेंटर में और स्टेट में। केंद्र और राज्यों के बीच में जो शक्ति का विभाजन है, अगर उसको संविधान ने किया है दोस्तों, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? फेडरल। जैसे इंडिया में देखिए राज्य में क्या होता है? सीएम, तो सेंटर पे क्या है? पीएम। राज्य पे क्या है? हाई कोर्ट। तो यहाँ पे हाई कोर्ट तो नहीं, हाई कोर्ट तो दोनों चीज़ कर सकता है, चाहे वो केंद्र का हो राज्य का हो। यहाँ पे क्या है? गवर्नर। यहाँ पे क्या है? प्रेसिडेंट। यहाँ पे क्या है? विधानसभा। यहाँ पे क्या है? संसद। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। यहाँ पे क्या है? इलेक्शन कमीशन। यहाँ पे क्या है? स्टेट फाइनेंस कमीशन। यहाँ पे क्या है? फिनांस कमीशन। है कि नहीं है? यहाँ पे क्या है? और बताइए, और भी बहुत सारा बॉडी अलग अलग है। तो जिस तरह से आप देख रहे हो कि सेंटर पे जो बॉडी है उसी का पैरेलल बॉडी, समानांतर बॉडी जो है स्टेट पे भी है। और ये बॉडी बनाया कौन है दोस्तों? संविधान। तो संविधान के द्वारा पावर का डिवीज़न अगर होता है सेंटर स्टेट में, उसी को हम लोग फेडरलिज्म या संघवाद दोस्तों बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है संघवाद का डेफिनेशन, कि संविधान के द्वारा पावर का डिवाइडेड होता है सेंटर स्टेट में। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो संविधान में लिखा गया है कि भारत जो है इंडिया जो है दोस्तों एक कौन सा है? इंडिया क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट है। भारत के आर्टिकल 1 में लिखा गया है, इंडिया के आर्टिकल 1 में, कि इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट एंड नॉट ए फेडरेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, संविधान में बस इतना ही चीज़ लिखा है कि भारत जो है एक स्टेट का यूनियन है। ठीक है, ना कि बस इतना ही लिखा है। बाकी हम लोग उसको बाद में डिराइव किए, ये फेडरेशन नहीं है। मतलब भारत जो है एक फेडरेशन नहीं है, भारत फेडरल है
वहाँ पे पावर डिवाइडेड है सेंटर और स्टेट में संविधान के द्वारा। लेकिन भारत फेडरेशन नहीं है। और फेडरेशन जो शब्द है वो संसद वो जो संविधान है दोस्तों, वो कहीं नहीं लिखा हुआ है कि फेडरेशन का शब्द, सिर्फ ये लिखा है कि भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट है। हम लोग बाद में इसको सोचे समझे कि अच्छा ये बोलना चाह रहा है कि भारत एक फेडरेशन नहीं है। लिखा है संविधान में कि भारत जो है यूनियन ऑफ स्टेट है, बस यही लिखा है, फेडरेशन वर्ड का जिक्र नहीं किया गया। तो फेडरेशन नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका फेडरेशन है, भारत फेडरेशन नहीं है। इसका मतलब भारत जो बना है दोस्तों, ये बताइए, भारत बना है तो क्या सभी राज्य आके मिल के भारत बनाए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। भारत तो भारत था ही पहले, मिल के थोड़ी बना है। सरदार पटेल ने क्या किया, जितने राजे रजवाड़े थे सबको जो है बोला कि इंडिया में शामिल हो, नहीं तो बताते हैं तुमको। तो सभी लोग जो इंडिया में शामिल हो गए। इंडिया तो पहले था ही, ऐसा थोड़ी है कि ये झारखंड अलग था, बिहार अलग था, ये था और सब मिल के बना भारत। नहीं ना, भारत तो था ही पहले। हाँ, कुछ उसमें राजे रजवाड़े थे जो बहुत लोग चाहते थे कि हम अलग रहना। तो पटेल बोला, सरदार पटेल बोले कि शामिल हो जाओ, नहीं तो फिर जनता ही बताएगी आपको, है ना। तो फेडरेशन का मतलब ये होता है कि लोग, सरकार जो संघ बनता है दोस्तों, उसमें मिल के सब आप मिलता है, सब वापस आके बनाता है। लेकिन इंडिया में तो ऐसा नहीं है। इंडिया पहले से एक था और उसके बाद कुछ जो नहीं थे वो आके उसमें जो है जुड़ गए, है ना। तो इसलिए भारत फेडरेशन नहीं है, पहला आप ये। और दूसरा फेडरेशन का गुण ये है कि राज्यों को अलग होने का आज़ादी है। मतलब एक बार फेडरेशन बन गया तो राज्य उससे अलग भी हो सकते हैं। लेकिन इंडिया के इसमें नहीं है, कोई भी राज्य भारत से अलग होकर कहीं नहीं जा सकता है। इसलिए खालिस्तान जब डिमांड करता है कि हमको अलग चाहिए, तो भारत उसको क्या कर देता है, नकार देता है। खालिस्तानी लोग, है ना, वो उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी घोषित कर दिए हैं दोस्तों। तो फेडरेशन का 2 डेफिनेशन है। पहला ये कि राज्य एक बार फेडरेशन बनाने के बाद अलग हो सकते हैं, लेकिन इंडिया में अलग नहीं हो सकते, इसलिए इंडिया फेडरेशन नहीं है। दूसरा, राज्य जो है एक साथ संधि होकर बना है, ऐसा नहीं है। इंडिया जो पहले ही एक था, भले राज्य अलग थे, उन लोगों को डंडा करके हम लोग जो है और उनको बोल के हम लोग जो है भारत में उसको शामिल करवाएं। ठीक है, चलिए। तो भारत क्या है दोस्तों, यूनियन ऑफ स्टेट है, ठीक है, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट है। ठीक है, तो हम लोग का जो, तो भारत एक फेडरल जरूर है, याद रखिएगा, भारत संघवाद जरूर है, क्योंकि संविधान के द्वारा सेंटर और स्टेट में पावर डिवाइडेड है। तो भारत का जो फेडरल है दोस्तों, वो कनाडा के संघवाद से मैच करता है, उसकी समानता खाता है। कैसे? तो देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि कनाडा में क्या है कि केंद्र सरकार ज़्यादा स्ट्रांग है और राज्य सरकार कमज़ोर है। ठीक है, तो उसी तरह भारत में भी केंद्र सरकार को ज़्यादा पावर दिया गया है और राज्यों को कम पावर दिया गया है ना, ये आपको ध्यान देना। और संघवाद की तुलना में हम लोग कनाडा से मैच करते हैं। ठीक है दोस्तों। अच्छा, तो एक तो होता है फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है, मतलब संघवाद सरकार, ठीक है। और दूसरा होता है दोस्तों यूनिटरी गवर्नमेंट। यूनिटरी मतलब एकांकी। तो फेडरल गवर्नमेंट का क्या मतलब हो गया, मतलब इसमें 2 सरकार होगा और दोनों का पावर जो है संविधान से डिराइव होगा। यहाँ पे सिंगल गवर्नमेंट होगा, यूनिटरी। ठीक है, एक मेन सरकार होगा, केंद्र सरकार, और अगर वो चाहेगा तो थोड़ा थोड़ा पावर दे सकता है, लेकिन पूरा पावर किसके हाथ में होगा, सेंटर में, इसलिए इसको यूनिटरी बोल रहे हैं। ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट में अगर होना है संघवाद सरकार, तो यहाँ का जो संविधान होगा दोस्तों वो लिखित होगा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा। लेकिन यूनिटरी में लिखित भी हो सकता है या नहीं भी लिखा हो सकता है, ये आपको ध्यान देना है। फेडरल गवर्नमेंट में पावर जो है सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड होता है संविधान के द्वारा। इसमें क्या होता है, पावर डिवाइड नहीं होता है। अगर सरकार चाहेगा, केंद्र सरकार, तो कुछ पावर दोस्तों दे सकता है, पूरा पावर सेंटर के हाथ में लिमिटेड होता है। ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट में जो संविधान होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है दोस्तों, वो सुप्रीम होता है, क्योंकि संविधान के द्वारा ही पावर डिवाइडेड है सेंटर स्टेट में। यहाँ पे संविधान सुप्रीम हो भी सकता है, नहीं भी। जैसे आपका जापान है, तो जापान में भी यूनिटरी गवर्नमेंट, वहाँ भी केंद्र सरकार ही है जो सब कुछ है, लेकिन वहाँ का जो संविधान है वो सुप्रीम है। ठीक है, जैसे जापान का जो संविधान क्या है दोस्तों, सुप्रीम है, भले वहाँ यूनिटरी गवर्नमेंट है। और जहाँ पे जैसे ब्रिटेन में क्या है, वहाँ भी यूनिटरी गवर्नमेंट है, लेकिन वहाँ का संविधान सुप्रीम नहीं है, वहाँ का पार्लियामेंट सुप्रीम है दोस्तों। ठीक है। अच्छा, जो आपका फेडरल में जो और होता है विशेषता, कि यहाँ का जो संविधान होता है दोस्तों वो बहुत रिजिड होता है, मतलब कठोर होता है, उसको आप जल्दी चेंज नहीं कर पाओगे। लेकिन चूँकि यहाँ का जो संविधान होता है, ठीक है, ये रिजिड भी हो सकता है,
यूनिटरी का संविधान रिजिड भी हो सकता है जैसे फ्रांस का है, ठीक है, या फ्लेक्सिबल भी हो सकता है, ठीक है। फ्लेक्सिबल मतलब जिसको आप चेंज कर सकते हैं, जैसे ब्रिटेन का है। लेकिन जो फेडरल का संविधान होगा वो क्या होगा दोस्तों, ये रिजिड होगा, ठीक है। अब चूँकि इंडिया देखो वो ट्रू फेडरल नहीं है। इंडिया अगर आप देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर है, फेडरल है, लेकिन क्या पूरी तरह से 100% फेडरल है, तो वो आपका आंसर होगा नहीं। लेकिन क्वेश्चन में आएगा यूपीएससी में क्वेश्चन है, इंडिया इज ए फेडरल कंट्री, तो बोलिएगा हाँ इंडिया फेडरल है। लेकिन बोलेगा क्या इंडिया 100% फेडरल है, संघवाद है इंडिया में, नहीं, क्योंकि सेंटर को यहाँ पे ज़्यादा पावर है ना। तो इंडिया बोलते हैं कि फेडरल है, लेकिन हम लोग यूनिटरी नेचर का भी विशेषता है उसमें दोस्तों, ठीक है। फेडरल का और क्या क्या फीचर है कि यहाँ का जो जुडिशरी होता है दोस्तों, न्यायपालिका होता है, वो आज़ाद होता है। और क्या क्या फीचर है कि यहाँ पे जो, जबकि यहाँ का जो न्यायपालिका होता है दोस्तों, वो इंडिपेंडेंट भी हो सकता है या डिपेंडेंट भी हो सकता है, दोनों। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आज़ाद होना ही है। क्यों आज़ाद होना है, क्योंकि संविधान यहाँ पे सुप्रीम है। तो संविधान का अगर हनन होता है तो देखिएगा कौन, जुडिशरी। इसे जुडिशरी को यहाँ पे इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है, कहाँ पे, फेडरल में दोस्तों। फिर इसके बाद यहाँ पे जो विधायिका होती है दोस्तों, वो द्विसदनात्मक होती है, मतलब बाई कैमरल होता है, द्विसदनात्मक, बाई कैमरलिज्म होता है यहाँ पे यूनिलेटरल भी हो सकता है, यूनिकैमरल मतलब एक होगा, एक सदन, या ब्रिटेन के जैसा द्विसदनात्मक भी हो सकता है दोस्तों। तो ये फीचर था आपका, डिफरेंस था बेसिकली फेडरल गवर्नमेंट जो संघवाद गवर्नमेंट है और एकांकी गवर्नमेंट यूनिटरी गवर्नमेंट में दोस्तों, ठीक है। एक का याद कर लो आप, फिर दूसरे का उसके अपोजिट हो जाएगा। अब देखेंगे हम भारत का जो संविधान है दोस्तों, भारत के संविधान का फेडरल विशेषता, फेडरल मतलब संघवाद विशेषता, मतलब भारत के संविधान में कौन सा चीज़ है जिसके आधार पे आप बोल सकते हैं कि भारत का संविधान दोस्तों क्या है, फेडरल है, ठीक है। तो मैंने बता दिया, सुन लीजिए फिर से। डुअल पॉलिटी, दो जो है सरकार होता है, सेंटर पे स्टेट पे, पार्लियामेंट है हमारे यहाँ, फिर विधानसभा भी है। हमारे यहाँ लिखित संविधान है दोस्तों, जैसा ऊपर विशेषता है। हमारे यहाँ पावर का डिवीज़न है, हमारे पास सेंट्रल लिस्ट है, राज्य सूची है, केंद्र सूची है, समवर्ती सूची है। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है दोस्तों। हमारे यहाँ जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड है। हमारे यहाँ 2 सदन है दोस्तों, बाई कैमरल। तो ये सब फीचर जो बताता है हमारा संविधान दोस्तों, वो क्या है, संघवाद। लेकिन कुछ विशेषता है जो ये बताता है कि भारत का संविधान जो है वो क्या है, यूनिटरी है। यूनिटरी का मतलब मैंने बता दिया ऊपर, जिसमें पावर सेंटर के हाथ में होता है। जैसे हम लोग का सेंटर बहुत स्ट्रांग है दोस्तों, केंद्र बहुत शक्तिशाली है। फिर हम लोग जो है राज्य का नाम चेंज कर सकते हैं, राज्य का एरिया चेंज कर सकते हैं, तो बिना राज्य से पूछे, मतलब राज्यों को उतना पावर नहीं है। हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है, एक संविधान है। इसे पता चलता है कि भारत का जो है सेंटर पे ज़्यादा पावर है। इसके अलावा राज्यसभा में हर राज्य का अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव है, हर राज्य के लिए अलग अलग सीट है। जैसे यूपी के लिए 70 से ज़्यादा सीट है, वहीं छोटे छोटे राज्य के लिए कम सीट है। इससे ये पता चलता है कि राज्य भी आपस में बराबर नहीं है दोस्तों। इसके अलावा जब आपातकाल का स्थिति होता है तो सेंटर को ज़्यादा पावर हो जाता है, राज्य को पूरा पावर ख़त्म हो जाता है। हमारे पास जो है CAG है दोस्तों। CAG क्या करती है, महालेखाकार, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये राज्यों का भी ऑडिट करता है, सेंटर का भी करता है। लेकिन इसको अपॉइंट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। इसका मतलब दिखा रहा है कि सेंटर हमारा ज़्यादा पावरफुल है। हमारे पास इलेक्शन कमीशन है दोस्तों, जो राज्यों का भी चुनाव करता है। राज्य का MLA का चुनाव करने के लिए भी हम लोग को इलेक्शन कमीशन पर डिपेंड होना पड़ता है कि नहीं। इसके अलावा गवर्नर जो है वो राज्यपाल को अपॉइंटमेंट जो है सेंटर करता है। इससे ये पता चल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल है दोस्तों। हमारे यहाँ अखिल भारतीय जुडिशरी है, ऑल इंडिया सर्विस, मतलब हमारे यहाँ एक ही सुप्रीम कोर्ट है, और हाई कोर्ट भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जो दोस्तों नीचे ही आता है, और दोनों को अपॉइंट करता है दोस्तों भारत सरकार। इसका मतलब केंद्र राज्य को हाई कोर्ट के मामले में और सुप्रीम कोर्ट के मामले में ज़्यादा पावर नहीं है, ठीक है। इसके अलावा वीटो पावर भी होता है। आपको पता है आर्टिकल 200 के अंडर, ठीक है, आर्टिकल 200 के अंदर गवर्नर को पावर है कि राज्य का जो बिल होता है, राज्य का जो विधेयक होता है दोस्तों, उसको राष्ट्रपति के पास वो रिजर्व कर सकता है, आरक्षित कर सकता है, वीटो पावर होता है। इसका मतलब राज्यों के बिल पे भी केंद्र सरकार को पावर है, राष्ट्रपति को पावर है दोस्तों। इससे ये पता चलता है कि हमारा जो संविधान है दोस्तों फेडरल तो है, लेकिन उसमें यूनिटरी फीचर, एकांकी विशेषताएँ बहुत है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ेंगे दोस्तों, इतना चीज़ समझने के बाद आप पार्लियामेंट के बारे में हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे, ठीक है। तो पार्लियामेंट के बारे में ऑलरेडी हम जो एक लेक्चर ले चुके हैं,
बहुत छोटा सा लेक्चर था, बाकी हम आपको उसका क्विक रिवीजन करवा दे रहे हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आप पार्लियामेंट के बारे में पढ़ते हैं, आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले देखिए, पार्लियामेंट में 3 इसका अंग होता है, 3 इसके पार्ट होते हैं, एक राज्यसभा, एक लोकसभा और एक होता है राष्ट्रपति। तो याद रखिए, राष्ट्रपति भी संसद का एक पार्ट होता है दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले राज्यसभा के बारे में आप सुनिए ध्यान से। तो देखिए, राज्यसभा जो होता है वो अपर हाउस होता है, उच्च हाउस होता है, इसको काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोलते हैं। ठीक है, ये एक परमानेंट अस्थाई हाउस होता है दोस्तों, क्योंकि ये भंग नहीं होता है। इसके जो सदस्य होते हैं, 1/3 सदस्य जो है हर दूसरे साल रिटायर होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसमें जो है टोटल अभी प्रेजेंट में 245 इसके सदस्य हैं, जिसमें 225 सदस्य राज्य से हैं और 8 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरी से है। तो 225 और 8 हो गया 233, और कितना बचा दोस्तों 12, ताकि 245 होगा तो 12 जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो 12 सदस्य इसके राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। तो किस किस फील्ड से होते हैं? तो आर्ट, साइंस, लिटरेचर और सोशल सर्विस, कला, सामाजिक क्षेत्र, साहित्य और विज्ञान से। ठीक है, तो सबसे और इनको जो है अंतर यह है कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है दोस्तों, वो तो ये वोट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ जो है निर्वाचित सदस्य होते हैं दोनों हाउस के, वही वोट कर सकते हैं दोस्तों, और नॉमिनेटेड लोगों को उनका इलेक्शन में वोट करने का अधिकार नहीं होता है दोस्तों, किसके? राष्ट्रपति में। ठीक है, लेकिन जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, वाइस प्रेसिडेंट का, उसमें सभी सदस्य कर सकते हैं वोट, चाहे वो इलेक्टेड हो ये दोस्तों या मनोनीत हो, नॉमिनेटेड हो। ठीक है, पहली महिला जो जिसको नॉमिनेट किया गया था राज्यसभा में, उसका नाम था दोस्तों श्रीमती रुक्मणी देवी अरुणडेल। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। राज्यसभा का मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है दोस्तों 250 है, लेकिन प्रेजेंट में भी 245 उसके सदस्य हैं। इसके सदस्य होने के लिए आपको 30 साल का उम्र होना चाहिए दोस्तों, भारत का नागरिक होना चाहिए, और आपको लाभ का पद आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका जो इलेक्शन होता है दोस्तों वो होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफर वोट, ये आपको ध्यान देना है। राज्यसभा में जो सीट राज्यों को दिया जाता है, आपको पता है संविधान के 4थे अनुसूची में 4th शेड्यूल में राज्यों को सीट दिया गया है। ठीक है, तो राज्यों को जो सीट दिया गया है राज्यसभा में वो पॉपुलेशन जनसंख्या के अनुसार दिया गया है, लेकिन अमेरिका में राज्यों को जो सीट दिया गया है वो जनसंख्या के आधार पर नहीं है। वहाँ पे हर राज्य को 2 सीट दिया गया है दोस्तों राज्यसभा में, लेकिन इंडिया में जनसंख्या के आधार पर सीट दिया गया है। मतलब यूपी के लिए लोग राज्यसभा में अधिक सीट है, वही जिसका जनसंख्या कम है, जैसे सिक्किम है, दिल्ली है, पौंडीचेरी है, इसके लिए जनसंख्या सीट कम दिया गया है राज्यसभा में दोस्तों। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली है, पौंडीचेरी है, जम्मू कश्मीर है, इनको भी सीट दिया गया है राज्यसभा में। तो जम्मू कश्मीर का याद रखिएगा 4 सीट है, दिल्ली से 3 सीट है और पौंडीचेरी से 1 सीट है। बाकी जो केंद्र शासित प्रदेश है उनकी जनसंख्या इतनी नहीं है कि राज्यसभा में उनको सीट दिया जा सके दोस्तों। और राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है, ये मैंने आपको बता दिया। और उसके जो सदस्य हैं वो कितने बार भी उनका इलेक्शन हो सकता है दोस्तों। ठीक है, अगर आपको राज्यसभा से के लिए संसद बनना है दोस्तों, तो आप भारत के कहीं से भी जो है लड़ सकते हैं चुनाव। और उसी तरह लोकसभा में भी अगर आपको संसद बनना है तो भारत के कहीं से भी आप जो है चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। पहले क्या था कि अगर राज्यसभा का अगर आपको जो चुनाव लड़ना है तो आप उस राज्य के ही होने चाहिए जिस राज्य से आपको चुन के आना है, लेकिन अब कहीं से भी आप जो है लड़ सकते हैं। ठीक है, राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है दोस्तों वो कितना होता है? कोई कार्यकाल नहीं होता, याद रखिएगा। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। ठीक है, तो राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है क्योंकि ये परमानेंट अस्थाई सदन है, लेकिन राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं वो अस्थाई नहीं होता, अस्थाई होता है। तो उनका जो कार्यकाल है वो 6 साल का है, ये आपको ध्यान देना है दोस्तों। ठीक है, और अगर फिर वहाँ पे राज्यसभा का सदस्य अगर मर जाता है 6 साल से पहले तो वहाँ पे बाई इलेक्शन होगा दोस्तों। तो जो बाई इलेक्शन होता है, ठीक है, क्या होता है बाई इलेक्शन? जैसे कोई सदस्य है वो चुन के आया और मर गया, तो 6 साल का कार्यकाल था लेकिन 4 साल में ही मर गया,
तो उसका कार्यकाल 2 साल और बचा था, तो वहाँ पे बाई इलेक्शन होगा उस क्षेत्र के लिए। तो जो भी चुन के आएगा वो बाकी जितना साल बचा है उतने ही साल के लिए रहेगा, ठीक है। तो 2 साल के लिए रहेगा, आपको ये ध्यान देना है। राज्यसभा का जो सदस्यता का जो टेन्योर होता है दोस्तों, वो पार्लियामेंट उसको बढ़ा सकता है। अभी 6 साल है सदस्यों का कार्यकाल, तो 6 साल से भी बढ़ा सकता है संसद, ठीक है। और राज्यसभा में कोई भी मीटिंग होने के लिए 1/10 मतलब 10% अगर सदस्य आएंगे तभी राज्यसभा में कोई कार्यवाही होगी दोस्तों। मतलब राज्यसभा में टोटल सदस्य 25 हैं, 250 हैं, तो कम से कम 25 सीट आएंगे तभी उसको वहाँ पे कोई भी कार्यवाही राज्यसभा में होगी। इसको कोरम बोलते हैं दोस्तों, कोरम, ठीक है, याद रखिएगा। कोरम कितना है, 1/10 या 10% सदस्य का, ठीक है। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है दोस्तों, है ना, सभापति होता है, अध्यक्ष होता है, वो उपराष्ट्रपति होता है दोस्तों। और चेयरमैन जो होता है वो वोट करता है, ठीक है। लेकिन क्या होगा, मान लो कोई चीज़ पे वो वोट हो रहा है और सभी जो है जितना लोग उसके हाँ में हैं उतने लोग उसके ना में हैं दोस्तों, तब क्या होगा उस चीज़ का, तब फिर वो जाएगा मैटर राज्यसभा के सभापति पे। तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। तो उपराष्ट्रपति के पास जाएगा, तो कोई भी मैटर तो उपराष्ट्रपति के पास तभी जाता है वोटिंग होने के लिए जब उस पर हाँ और ना दोनों में बराबर बराबर लोग हैं, तब वो उपराष्ट्रपति पे जाएगा। फिर उपराष्ट्रपति हाँ और ना में जिसमें से भी वोट अपना डाल देगा वो चीज़ बहुमत के द्वारा पास हो जाएगा, ठीक है, वो आपको ध्यान देना है। तो उपराष्ट्रपति का कास्टिंग वोट होता है दोस्तों, कास्टिंग, उसी को हम लोग कास्टिंग वोट बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह जो राज्यसभा होता है उसमें उप जो है सभापति भी होता है दोस्तों, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति तो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष कौन होता है, तो उपाध्यक्ष को राज्यसभा का जो सदस्य होता है उसी में से चुना जाता है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो राज्यसभा का जो उपसभापति होता है उसका जिम्मेदारी क्या क्या है, उसका जिम्मेदारी यही है कि राज्यसभा का जब अध्यक्ष नहीं का पद खाली होगा या छुट्टी पे होगा तो जो है वो उपसभापति जो है सभापति के रूप में काम करेगा, अध्यक्ष के रूप में दोस्तों काम करेगा दोस्तों, ठीक है। उपसभापति का इलेक्शन कब होगा, कब उसको चुना जाएगा सदस्यों में, तो ये जो होता है ये राष्ट्रपति डिसाइड करता है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा राज्यसभा के नियम में ये लिखा गया है कि राज्यसभा का जो सदस्य होगा वो अध्यक्ष होगा दोस्तों, अध्यक्ष मतलब उपराष्ट्रपति, वो 6 लोगों का एक ग्रुप बनाएगा जो उपराष्ट्रपति को सहायता प्रदान करेगा, ठीक है, ये आपको ध्यान देना। जब उपराष्ट्रपति भी नहीं रहेगा अध्यक्ष बनने के लिए, राज्यसभा का छुट्टी पे रहेगा और डिप्यूटी चेयरमैन उपसभापति भी जो है छुट्टी पे रहेगा दोस्तों, तब कौन बनेगा, तो ये जो 6 लोग का बनाया था ना पैनल, उसी में से 6 लोग में से एक लोग जो है अध्यक्ष का पद धारण करेगा दोस्तों, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। राज्यसभा को सपोर्ट करने के लिए राज्यसभा का सेक्रेटरी भी होता है दोस्तों, सचिवालय भी होता है, सेक्रेटेरिएट, जिसको हेड करता है उसका सेक्रेटरी जनरल, ठीक है। तो सेक्रेटरी जनरल को भी अपॉइंट करता है राज्यसभा का सभापति, चेयरमैन मतलब उपराष्ट्रपति जो है अपॉइंट करता है, ठीक है। और वो भारत सरकार का सबसे उच्च पद का सिविल सर्वेंट जो भी दोस्तों होता है, जिसका पद कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर होता है, ठीक है। तो जो राज्यसभा का सचिवालय होता है दोस्तों, उसका क्या क्या काम है, या राज्यसभा का जो सचिवालय का जो सचिव होता है मेन, उसका क्या क्या काम है, तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है उसको वो सपोर्ट करता है, क्या मीटिंग का क्या क्या प्रोसेस है, कौन कौन सा फाइल जाना है अभी, है ना, वो सब है। लेकिन याद रखिएगा वो सब चीज़ में पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन जो कि वो ऑफिसर है, ब्यूरोक्रेट है, तो उसको वोट देने का अधिकार नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। जितने भी नोटिस होते हैं सभी चीज़ उसी को संबोधित किया जाता है दोस्तों। वो जितना भी हाउस का रिकॉर्ड होता है, फाइल्स होता है, वो सब जो राज्यसभा का सचिवालय का जो हेड होता है वो उसको देखता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद राज्यसभा में क्या हुआ दिन भर उसका रिपोर्ट को भी वो जारी करता है दोस्तों, ठीक है। फिर राज्यसभा में डे टू डे क्या क्या एक्टिविटी हुआ वो सब भी वो देखता है। राज्यसभा का जो सचिवालय होता है उसका हेड होता है राज्यसभा का सचिवालय का हेड, ठीक है, जो आपको ध्यान देना, जिसको सेक्रेटरी जनरल बोलते हैं दोस्तों। देखिए राज्यसभा और लोकसभा दोनों का पावर लगभग बराबर है। अगर कुछ हम लोग फाइनेंशियल मैटर छोड़ दें, मनी बिल छोड़ दें या और कुछ भी छोड़ दें, तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों का पावर दोस्तों बराबर है, ठीक है। कोई भी मंत्री अगर लोकसभा का है तो राज्यसभा में उसको बोलने का हक है, वो बोल सकता है, लेकिन वोट नहीं दे पाएगा, ठीक है।
उसी तरह राज्यसभा के भी कोई भी सदस्य लोकसभा में बोल सकता है, लेकिन उसको वोट देने का अधिकार नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। और जो हमारा सूचना का अधिकार है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, उसके अंदर राज्यसभा आता है दोस्तों, ये आपको ध्यान देना है। इसके अलावा तो ये तो हम देखें कि सेम पावर है लोकसभा और राज्यसभा का, लेकिन कुछ चीज़ में राज्यसभा का पावर जो है विशेष पावर है, स्पेशल पावर है। क्या क्या है? तो देखिए, राज्यसभा है तो इससे ये पता चलता है कि राज्यों का प्रतिनिधि है। इसका मतलब फेडरल स्ट्रक्चर जो भारत में है, संघवाद, वो राज्यसभा के अस्तित्व से ही, एग्जिस्टेंस से ही पता चलता है दोस्तों, ठीक है। आपको पता है कि 3 टाइप का लिस्ट होता है, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट, ठीक है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगर राज्य सूची में जनरली पार्लियामेंट जो है कानून नहीं बना सकता है, ठीक है। तो पार्लियामेंट राज्य सूची में कानून बना सकता है तभी जब राज्यसभा उसको परमिशन देगा तब। तो राज्यसभा अगर परमिशन देता है तो राज्यसभा ये बोलता है कि राष्ट्र हित में, नेशनल इंटरेस्ट में कानून बनाया जा सकता है राज्य सूची में, तब पार्लियामेंट राज्य सूची पे कानून बना सकती है दोस्तों, ठीक है। साथ ही साथ ऑल इंडिया सर्विस, अखिल भारतीय सेवा बनाना है। जैसे आपको पता है भारत में 3 ऑल इंडिया सर्विस है, कौन कौन? IAS, IPS और फॉरेस्ट सर्विस, है ना। वन सेवा, पुलिस सेवा और प्रशासनिक सेवा, यही 3 ऑल इंडिया सर्विस है। इसके अलावा कोई भी अगर ऑल इंडिया सर्विस बनाना है दोस्तों, तो राज्यसभा अगर विशेष बहुमत से पास करता है कि चलो बनाओ, तभी जो है ऑल इंडिया सर्विस दोस्तों बनाया जा सकता है, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। अच्छा, अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है दोस्तों, ठीक है, तो उसका जो प्रस्ताव होगा, ठीक है दोस्तों, तो अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है तो उसका जो प्रस्ताव होगा वो राज्यसभा ही ला सकता है। लोकसभा लाने का, प्रस्ताव लाने का, रिजोल्यूशन लाने का अधिकार नहीं है अगर हमको उपराष्ट्रपति को हटाना है तो। ये आपको ध्यान देना है। हाँ, लोकसभा से पास होना ज़रूरी है, लेकिन प्रस्ताव जो लाया जाएगा, रिजोल्यूशन लाया जाएगा उपराष्ट्रपति को हटाने का, वो राज्यसभा ही ला सकता है, ठीक है। अगर लोकसभा डिजॉल्व हो जाती है, अभी लोकसभा मान लो सेशन में नहीं है, डिजॉल्व है, तब इमरजेंसी अगर लाना है तो राज्यसभा जो है उसको अप्रूव कर सकता है, उसको स्वीकार कर सकता है। ये आपको ध्यान देना है। अगर लोकसभा मान लो डिजॉल्व है, विघटित है, ठीक है, अब गठन हो गया है, तो राज्यसभा इमरजेंसी को स्वीकार करने के लिए प्रस्ताव को पास कर सकता है दोस्तों, ठीक है। तो ये पूरा जानकारी जो था आपका लोकसभा के बारे में था, ठीक है, सॉरी राज्यसभा के बारे में था। अब हम लोग लोकसभा के बारे में दोस्तों देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, लोकसभा को लोगों का हाउस बोलते हैं, लोगों का सदन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके जो भी सदस्य होते हैं उसको जो है भारत के लोग चुनते हैं, इसीलिए इसको लोगों का सदन बोला जाता है। इसीलिए इसको निम्न सदन, हाउस ऑफ पीपल या लोअर हाउस बोला जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें राज्यों का दोस्तों प्रतिनिधि होता है, इसमें भी राज्य से लोग आते ही हैं, यूपी से इतना, इससे इतना, इससे इतना, तो राज्यों का प्रतिनिधि होता है। लेकिन याद रखिएगा, उसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन होता था, इसमें जो भी सांसद होते हैं उसका डायरेक्ट इलेक्शन होता है। उसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता था दोस्तों, सिंगल ट्रांसफ़र वोट सिस्टम। इसमें फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम होता है दोस्तों। क्या होता है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। आपको पता है कि लोकसभा में ये नहीं होता है कि आपको इतना % वोट लाना है तभी आप संसद बनेंगे लोकसभा का, ठीक है। अगर आपको जितने भी लोग लड़ रहे हैं, अगर उसमें से सबसे ज़्यादा वोट मिला, कितना % मिला फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, अगर सबसे ज़्यादा वोट मिल गया तब आप बन जाएंगे। जैसे मान लो 5 लोग चुनाव लड़े हैं, एक को 5% मिला, एक को 10 मिला, एक को 11, मान लो 25 लोग चुनाव लड़ा है, किसी को 3% मिला, किसी को 2 मिला, किसी को 4 मिला, 1 मिला, किसी को 0.5 मिला, तो सबसे ज़्यादा जिसको मिलेगा वही जो है चुन के आ जाएगा दोस्तों। तो इसी को बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ठीक है। लेकिन राज्यसभा के केस में ऐसा नहीं है। राज्यसभा के केस में आपको 50% बहुमत लाना होता है, मतलब कोटा, तब जाकर जो है आपको उसका सांसद बन सकते हैं राज्यसभा का, नहीं तो नहीं बन पाएंगे, ठीक है। तो राज्यसभा को बनने के लिए आपको 30 साल उम्र चाहिए। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए दोस्तों आपका 25 साल उम्र होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, लाभ का पद का धारण नहीं होना चाहिए, ठीक है। याद रखिएगा, SC ST जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, उनके लिए सीट आरक्षित है लोकसभा में। राज्यसभा में SC ST के लिए सीट आरक्षित नहीं है दोस्तों, लेकिन लोकसभा में है, ठीक है। और SC ST जो है भारत या किसी भी क्षेत्र से लड़ सकता है, लेकिन जो
क्षेत्र उनके लिए आरक्षित होगा लोकसभा में, उससे सिर्फ SC ST ही लड़ सकते हैं चुनाव, ये आपको ध्यान देना है। इसके अलावा जो यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें सभी केंद्र शासित प्रदेशों का लोकसभा में प्रतिनिधि है दोस्तों। लेकिन राज्यसभा हम लोग देखें दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर का ही है, बाकी लोग किसी का नहीं था राज्यसभा में, है ना, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है। अच्छा, जो केंद्र शासित प्रदेश होता है उसमें प्रतिनिधि कैसे होगा, वो क्या वहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन होगा या वहाँ पे प्रत्यक्ष चुनाव होगा या अप्रत्यक्ष चुनाव होगा, तो ये चीज़ छोड़ दिया गया था भारत के संसद के पास। याद रखिएगा कि देखिए अभी यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश से भी लोकसभा में जो है लोग हैं, संसद हैं, तो अभी जो है इनका डायरेक्ट इलेक्शन होता है, मतलब प्रत्यक्ष चुनाव होता है यूनियन टेरिटरी से, केंद्र शासित प्रदेश से, अगर उनको लोकसभा का सांसद बनना है तो क्या ये शुरू से ही प्रत्यक्ष चुनाव था, डायरेक्ट इलेक्शन था क्या? नहीं, ये जो है संविधान, भारत के संविधान ने पार्लियामेंट पे दोस्तों छोड़ दिया था कि पार्लियामेंट जो है कानून बना सकती है कि केंद्र शासित प्रदेश का चुनाव, केंद्र शासित प्रदेश में जो संसद है उसका चुनाव कैसे होगा दोस्तों। तो फिर जाके पार्लियामेंट जो है 1965 में एक कानून लेके आई जिसमें ये बोल दिया गया कि केंद्र शासित प्रदेश में जो भी संसद है दोस्तों उसका जो चुनाव होगा वो डायरेक्ट इलेक्शन से होगा, मतलब प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा होगा दोस्तों, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है। वोटिंग देने का जो अधिकार एज है वो 18 साल है, कोई भी वोट कर सकता है लोकसभा में। आपको पता है कि लोकसभा के लिए आपको 18 साल वोटिंग का एज होना चाहिए, हम वोट नहीं कर सकते लोकसभा में, आपको पता है ना। लोकसभा का अगर सदस्य का चुनाव होना है संसद का तो कौन चुनता है? लोग राज्यसभा के सदस्यों का कौन चुनता है? तो राज्यसभा के जो संसद बनते हैं उनको कौन चुनता है? उनको चुनता है राज्य का जो विधानसभा होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, वहाँ जो MLA होता है दोस्तों, MLA विधायक जो होता है वही चुनता है। और सभी विधायक जो है नहीं चुनता है, जो विधायक निर्वाचित होता है, मतलब जो इलेक्टेड MLA होता है। आपको पता है MLA भी दो टाइप का होंगे, एक इलेक्टेड होगा, एक मनोनीत होगा। तो जो MLA इलेक्ट हुआ है, जो चुनाव जीत के आया है खुद से, वही राज्यसभा के सदस्यों को चुन सकता है दोस्तों। मतलब हम और आप नहीं चुन सकते, लोग नहीं चुन सकते। इसीलिए राज्यसभा को और इसे लोकसभा को लोगों का सदन बोलते हैं, क्योंकि लोग जो है डायरेक्ट चुनते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। उसका देखिए जो निर्वाचन क्षेत्र होता है दोस्तों लोकसभा के लिए, उसका विभाजन होता है कि कौन सा क्षेत्र कितना बड़ा होगा, क्या होगा। तो उसके लिए डिलिमिटेशन कमीशन, परिसीमन आयोग बनाते हैं दोस्तों। तो परिसीमन आयोग जो है अब कौन बनाता है? पार्लियामेंट बनाता है परिसीमन आयोग कानून के द्वारा। तो अभी तक भारत में 4 बार परिसीमन आयोग बना है दोस्तों, 52 में, 1952 में, 1962 में, 1972 में और 2002 में। ये 4 बार भारत में परिसीमन आयोग बना है, जो लोकसभा में जो सीटों का, जो क्षेत्रों का बंटवारा है, सीटों का बंटवारा है, वो सब वो डिसाइड करती है दोस्तों। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि अभी जो सीटों का बंटवारा है दोस्तों वो 2001 के सेंसस के आधार पे है कि सीट का मतलब क्षेत्र का कितना, कोई क्षेत्र कितना बड़ा होगा, वो 2001 के सेंसस के 2001 के जनगणना के आधार पे है दोस्तों। लेकिन किस राज्य को कितना सीट दिया गया है वो 1971 के सेंसस पे है। बात समझ में आ रहा है? कोई एरिया कितना बड़ा होगा, निर्वाचन क्षेत्र कितना बड़ा होगा, वो 2001 के जनगणना के अनुसार है। लेकिन किसी राज्य को कितना लोकसभा में सीट दिया जाएगा वो 1971 के जनगणना के अनुसार है दोस्तों। ठीक है, तो टोटल जो लोकसभा का स्ट्रेंथ है ना, वो कितना है दोस्तों? वो है 550। तो 550 में से 530 जो है वो राज्य से आता है और 20 जो है केंद्र शासित प्रदेश से आता है। पहले 2 जो है एंग्लो इंडियन हुआ करता था। ठीक है, लेकिन दोस्तों अब एंग्लो इंडियन का जो प्रावधान है वो हटा दिए हैं। ठीक है, तो अब कितना है? अभी तो जो कार्यकाल जिनका है वो तो रहेगा ही, लेकिन अब जो है एंग्लो इंडियन का नहीं, राष्ट्रपति जो है पहले 2 एंग्लो इंडियन का लोकसभा के लिए मनोनीत करते थे, नॉमिनेट करते थे। लेकिन अब जो है वो 2 लोगों को मनोनीत करने का जो नियम है वो हटा दिया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। उसी तरह SC ST के लिए दोस्तों जो सीट रिजर्व है ना, वो भी जो है हम लोग उसको धीरे धीरे करके बढ़ाते गए हैं और अभी जो है 2029 तक
29-30 तक सीट रिजर्व है। फिर देखेंगे कंडीशन, SC/ST का बढ़ाना करेगा तो बढ़ा देगा पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट बढ़ाता घटाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है तो दोस्तों 5 साल। याद कीजिए, राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है, उसके सदस्यों का कार्यकाल होता है, ठीक है, कितना होता है 6 साल। लेकिन यहाँ पे लोकसभा का ही कार्यकाल कितना है, 5 साल है दोस्तों, ठीक है। राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो लोकसभा को कभी भी डिजॉल्व कर सकता है, और राष्ट्रपति खुद नहीं कर सकता, आपको पता है कब करेगा, जब कोई भी पार्टी जो सरकार में थी अगर वो बहुमत अपना खो दे लोकसभा में, तभी राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। और राष्ट्रपति जो भी डिसीजन लेगा, फैसला लेगा, उसको हम किसी भी कोर्ट में, किसी भी न्यायालय में चुनौती दोस्तों नहीं दे सकते हैं, ये आपको ध्यान देना है। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है, लेकिन कभी भी राष्ट्रीय आपातकाल अगर देश में लगता है तो लोकसभा के कार्यकाल को हम लोग 1 साल के लिए एक बार में बढ़ा सकते हैं, कितने समय के लिए भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन जब भी राष्ट्रीय आपातकाल में बढ़ाएंगे तो एक बार में 1 ही साल के लिए बढ़ाएंगे, फिर बढ़ाना है तो फिर 1 साल के लिए बढ़ा सकते हैं, फिर बढ़ाना है फिर 1 साल के लिए बढ़ा सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा राष्ट्रीय आपातकाल होना चाहिए, ठीक है। लोकसभा का जो हेड होता है दोस्तों, सभापति होता है, वो उसको हम लोग स्पीकर बोलते हैं, लोकसभा का स्पीकर, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि लोकसभा का विशेष पावर, स्पेशल पावर क्या क्या है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, लोकसभा का हम लोग स्पेशल पावर देखते हैं कि लोकसभा का स्पेशल पावर ऑफ लोकसभा, मतलब स्पेशल पावर मतलब विशेष शक्ति क्या है, किसका, लोकसभा का, लोकसभा की या के जो भी विशेष शक्तियाँ, इसके बारे में देखेंगे। तो देखिए क्या क्या विशेष पावर है कि देखिए मनी बिल जो होता है दोस्तों, मनी विधेयक, वो धन विधेयक, वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है। इसके अलावा जो अविश्वास प्रस्ताव है, जो सेंसियर मोशन है दोस्तों, निंदा प्रस्ताव, या एडजर्नमेंट स्थगन प्रस्ताव है, या कट मोशन है, ठीक है, सभी चीज़ लोकसभा में लाया जा सकता है दोस्तों, ठीक है। जो ज्वाइंट सिटिंग होता है, संयुक्त जो मीटिंग होता है दोस्तों, ज्वाइंट सिटिंग, ठीक है, संयुक्त बैठक, उसको लोकसभा का जो स्पीकर होता है वही उसका अध्यक्ष होता है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, कोई बिल, कोई विधेयक, धन विधेयक है या नहीं है, उसका निर्णय कौन करता है, स्पीकर करता है। इससे पता चल रहा है कि स्पीकर को, मतलब जो लोकसभा का है, लोकसभा का पावर बहुत ज़्यादा है दोस्तों। इसके अलावा इमरजेंसी को देखो, अप्रूव करने का, स्वीकार करने का दोनों का पावर है, लेकिन अगर इमरजेंसी को हटाना है तो उसके लिए लोकसभा को पावर है दोस्तों, ना कि राज्यसभा को, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ये लोकसभा को विशेष पावर है। अब अगला टॉपिक हम देखेंगे लीडर ऑफ हाउस। लीडर ऑफ हाउस दोस्तों मतलब सदन का नेता कौन, किसको बोलते हैं, सदन का नेता हम किसको बोलते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। तो देखिए जो प्रधानमंत्री होता है दोस्तों, वो सदन का नेता होता है, जिस सदन से आता है वो उसका नेता होता है। अभी जो प्राइम मिनिस्टर है वो लोकसभा का है, तो लोकसभा का सदस्य है, तो ऑटोमेटिकली वो लोकसभा का लीडर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, जो भी सदन का होगा, ठीक। अच्छा, तो राज्यसभा का कौन सदस्य होगा, सदन का नेता कौन होगा, तो राज्यसभा का सदन का नेता कौन होगा, जिसको प्रधानमंत्री क्या करेगा, मनोनीत करेगा, नॉमिनेट कर देगा, ठीक है, समझ में आया। ऐसे मनमोहन सिंह जो थे वो राज्यसभा से आए थे, सांसद थे, है ना, तो राज्यसभा के सदन के नेता थे, होंगे, ठीक है। तो लोकसभा का कौन होगा, तो जिसको वो लोकसभा में बना देंगे अपने पार्टी का, वो हो जाएगा, ठीक है। तो जो लीडर ऑफ हाउस है, सदन का नेता है, इसका पद को संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है दोस्तों, ये आपको ध्यान देना है। तो इसका उल्लेख कहाँ है, इसका जो सदन का जो नियम होता है दोस्तों, सदन का रूल्स होता है, उसमें उल्लेख है सदन का नेता के बारे में। संविधान में उल्लेख नहीं है कि सदन का नेता कौन होता है, ठीक है। कहाँ उल्लेख है, सदन का रूल में। ये आपको ध्यान देना है कि संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी सदन का नेता के बारे में उल्लेख नहीं है दोस्तों, ठीक। अब हम देखेंगे लीडर ऑफ अपोजिशन। लीडर ऑफ अपोजिशन मतलब विपक्ष का नेता कौन होता है, ये हम देखेंगे।